हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइंस का 35 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाले मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो दोस्तों किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह मानव नेत्र के दृष्टिपटल पे बनता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। दृष्टिपटल को ही हम लोग रेटिना कहते हैं। और दोस्तों कॉर्निया जो होता है नेत्रदान में दिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेत्रदान में किसको डोनेट किया जाता है तो वह कॉर्निया को किया जाता है। और आँख का जो रंग है दोस्तों वह आइरिस पर निर्भर करता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे लेकिन पूछ रहा है प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है तो वह दृष्टिपटल पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति का जो नेत्र लेंस है उसका जो फोकस दूरी अगर कम हो जाता है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निकट दृष्टि दोष। अगर फोकस दूरी कम जाता है तो वह निकट दृष्टि दोष हो जाता है। और यही अगर फोकस दूरी अगर बढ़ जाता अधिक हो जाता तो वह दूर दृष्टि दोष हो जाता। लेकिन यहाँ पे फोकस दूरी कम कह रहा है तो वह निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष का जो उपचार किया जाता है वह अपसारी लेंस से किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अपसारी लेंस को ही हम लोग अवतल लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण। दोस्तों अगर कोई भी बाल्टी है उसमें पानी भरा हुआ है तो हमें गहराई जो होता है डेप्थ जो होता है कम मालूम पड़ता है। तो इसका राइट कारण क्या है। तो दोस्तों इसका राइट कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है गहराई हमें कम मालूम पड़ता है पानी भरी बाल्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक है। तो दोस्तों विद्युत धारा की प्रबलता का जो मात्रक है वह एम्पियर है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों अगर आप हमारा साइंस का पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं। और अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर देखिए। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है। अगर आप वो सब वीडियो को देख लेते हैं आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो एफ दिया हुआ है अवतल लेंस का जो फोकस दूरी दिया हुआ है एफ बराबर जो दिया हुआ है हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे पावर ऑफ लेंस बराबर लेंस की क्षमता बराबर 1/f और एफ जो होता है दोस्तों यहाँ पे मीटर में रहता है। तो इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो 100/f हो जाएगा। तो एफ हमारा कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो आप इसे काटिएगा तो 100 5 मरतब यहाँ पे हमको कट के आ जाएगा 5 मरतब। 5 लेंस का क्षमता का जो मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है। तो दोस्तों अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है। तो जब फोकस दूरी अगर नेगेटिव हो गया तो इसका जो क्षमता भी होगा वह नेगेटिव में ही होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। -5 डायोप्टर आंसर होगा। +5 जो अगर उत्तल लेंस रहता तो वहाँ पे +5 डायोप्टर होता, लेकिन यहाँ पे अवतल लेंस दिया हुआ है इसका जो होगा इसका क्षमता जो होता है माइनस में होता है तो -5 डायोप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। तो दोस्तों फ्लेमिंग वाम हस्त नियम में जो होता है अंगूठा जो है किसकी दिशा को संकेत करता है तो वह बल का दिशा को संकेत करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर में कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। दोस्तों विद्युत परिपथ में जो विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है सुरक्षा के लिए विद्युत परिपथ के वह किस तार में जोड़ा जाता है। अर्ध तार में, उदासीन तार में, विद्युतमय तार में या ठंडा तार में। तो दोस्तों विद्युत फ्यूज जो होता है वह विद्युतमय तार में हमेशा जोड़ा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है
कि जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार का लेंस से किया जाता है। तो दोस्तों जरा दृष्टि दोष जो होता है बुजुर्ग व्यक्तियों में हो जाता है, तो इसका उपचार के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो वह बाइफोकल लेंस के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अपतल लेंस जो है दोस्तों वह निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है, और अपसारी लेंस इसी को अपतल लेंस को ही कहते हैं, और अभिसारी लेंस जो है दोस्तों वह दूर दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष के लिए जो होता है दोस्तों वह बाइफोकल लेंस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है दोस्तों सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सोलर कुकर जो होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें अपतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश का प्रवर्तन के नियमों का पालन होता है। दोस्तों प्रकाश का जो प्रवर्तन का नियम है तो 2 नियम है, ये भी आप याद रखें। प्रकाश का प्रवर्तन कितने नियम है, तो 2 नियम है। तो इसका जो नियमों का पालन होता है दोस्तों वह नियमित परावर्तन में होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। जहाँ पे सरफेस जो होगा रिफ्लेक्टर जो होगा अगर रेगुलर रहता है वहाँ पे जो होगा प्रकाश का परावर्तन का नियम का फॉलो होता है। अगर इधर से लाइट आया तो रिफ्लेक्शन होकर इधर चला जाएगा। तो अगर इसका सरफेस अगर रियल नहीं, कहने का मतलब प्लेन नहीं रहेगा, तो वहाँ पे प्रकाश का परिवर्तन का फ्लो जो होता है थोड़ा नहीं हो पाता। लेकिन अगर यहाँ पे प्लेन रहेगा, पूरी तरह से रिफ्लेक्ट किया हो रहता है, यहाँ पे नियमित परावर्तन में प्रकाश का नियम का परावर्तन का नियमों का पालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को कहते हैं। तो दोस्तों कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को हम लोग आवेश कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि जूल पर कूलम कहलाता है। तो दोस्तों जूल पर जो कूलम कहलाता है वो फार्मूला पढ़े होंगे W=VQ। तो दोस्तों W=VQ आप यहाँ पे V बराबर लिख सकते हैं, V बराबर W/Q। और V की W का जो होता है वर्क है, तो वर्क का जो यूनिट होता है वह जूल होता है। और C चार्ज है, चार्ज का जो यूनिट होता है वह कूलम होता है। और भी जो है वोल्टेज, तो वोल्टेज बराबर हम वोल्ट बराबर वोल्टेज का मात्रक वोल्ट, तो वोल्ट बराबर जो होता है जूल पर कूलम होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों हेमेटाइट जो है वह किस धातु का अयस्क है, तो वह लोहा का है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, कोई भी वस्तु है दोस्तों उस अवतल दर्पण में उसको फोकस पे रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो दोस्तों अगर अवतल दर्पण में अगर फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वह अनंत पर बनेगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह वाट होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा मात्रक है। तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा जो मात्रक है वह विद्युत ऊर्जा का है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है दोस्तों, ये भी आप याद कर लीजिएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। दोस्तों विद्युत हीटर में जो है तार की कुंडली रहता है वह किस तत्व का व्यवहार किया जाता है, मैंने किस तत्व का जो है उपयोग किया जाता है, तो वह नाइक्रोम का तार उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नाइक्रोम के तार का जो होता है रेजिस्टेंस जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा होता है। जब उसमें करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, जिससे हीट का जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मात्रक वाट के बराबर है। तो दोस्तों कौन सा मात्रक जो है वाट के बराबर है। तो दोस्तों आप एक फार्मूला पढ़े होंगे P=WT। कहने का मतलब है ये फार्मूला से देखिए आप P जो है पावर है, तो W जो है यहाँ पे वर्क का जो यूनिट होता है जूल होता है, और टाइम का जो यूनिट होता है वह सेकेंड होता है, और पावर P जो है वाट है, पावर है तो पावर का जो यूनिट होता है वह वाट होता है। तो वाट बराबर जो हो गया दोस्तों, वाट बराबर जो हो गया जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट के बराबर मान सकते हैं। मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है कि 200 वाट का एक बल्ब 100 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। दोस्तों 200 वाट का एक बल्ब है और 100 वोल्टेज का इसको जोड़ा गया 100 वोल्टेज में, तो इसमें प्रवाहित धारा का जो मान होगा वह क्या होगा। तो दोस्तों एक फार्मूला पढ़े होंगे आप P = IV।
तो यहाँ से आप P जो है हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पावर जो दिया हुआ है 200 वाट दिया हुआ है, और I हमें निकालना है, और V जो है हमें कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, 100। तो I बराबर आप इधर से निकालिएगा तो इधर से 200 बटा के 100 हो जाएगा, 200 बटा के 100। तो यहाँ से आप काटिएगा तो कितना 2 मरतबे कट जाएगा, तो 2 एम्पियर मेरा आंसर हो जाएगा। तो 2 एम्पियर कौन सा ऑप्शन में बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल एग्जाम में आपको पूछेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर में कह रहा है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। तो दोस्तों किसी तार में अगर विद्युत धारा करंट फ्लो होता है तो उसमें गतिशील कण जो रहता है वह कौन सा होता है कण, तो वह जो होता है दोस्तों वह इलेक्ट्रॉन होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन जो होता है गतिशील कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में कह रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। दोस्तों शॉर्ट सर्किटिंग जब हो जाता है परिपथ में तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर में कह रहा है दोस्तों समतल दर्पण का आवर्धन होता है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वह कितना होता है। तो इसे कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां नंबर में कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप हमारे वीडियो को ना लाइक करते हैं ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ दोस्तों आपके लिए हम अच्छे वीडियो काफ़ी मेहनत से बना के लाते हैं, तो इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि ये सब प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछेगा वो भी आप अच्छे से सोल्व कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25वां नंबर में कह रहा है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक होता है। तो दोस्तों सर्च लाइट का जो प्रवर्तक होता है वह अवतल दर्पण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, सर्च लाइट का जो प्रवर्तक होता है रिफ्लेक्टर जो होता है वह अवतल दर्पण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां नंबर में कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी। दोस्तों एक गोलीय दर्पण है, उसका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ आर बराबर जो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एफ बताना है। तो दोस्तों एफ बराबर फार्मूला होता है R/2, ठीक है। तो आर हमारा कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, और बट्टा अगर आप 2 करिएगा तो कितना आ जाएगा काट के 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर यही मेरा आंसर हो गया। तो सी ऑप्शन में दिया हुआ 20 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां नंबर में कह रहा है कि अवतल दर्पण है। तो दोस्तों अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, तो अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, अवतल दर्पण को अपसारी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको इस एग्जाम में पूछ सकता है। कह रहा है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब जो बनता है वह उत्तल दर्पण में बनता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। उत्तल दर्पण में जो होता है दोस्तों हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का जो है साइड मिरर में, गाड़ी में साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है पीछे वस्तु को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां नंबर में कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु दर्पण के वक्ता केंद्र पर रहती है तो प्रतिबिंब बनेगा। कोई अवतल दर्पण है दोस्तों, उसमें अगर वस्तु को आप वक्ता त्रिज्या पर रखते हैं, वक्ता केंद्र पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो वह भी प्रतिबिंब भी जो होगा दोस्तों, प्रतिबिंब भी जो होगा वह वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर में कह रहा है कि 5 फीट लंबे व्यक्ति को अपनी पूरी तस्वीर समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह का अगर आपको प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, तो जो आपका समतल दर्पण का जो साइज होगा वह बॉडी का साइज, जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसका हाफ होना चाहिए, आधा होना चाहिए, तो वह व्यक्ति अपना पूरा इमेज उसमें देख सकता है। कहने का मतलब अगर कोई भी बॉडी का लंबाई अगर 2 मीटर है, तो उसका अगर हमें 2 मीटर अगर कोई भी बॉडी का लंबाई है तो उसका फुल इमेज अगर हमको देखना है तो 1 मीटर का हमें समतल दर्पण रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है दोस्तों कि अगर आप 5 फीट लंबा व्यक्ति हैं तो उसका अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है अपना, तो वो उसका समतल दर्पण का जो साइज होगा, न्यूनतम लंबाई होगा कितना होगा। तो अभी बताएं कि जो समतल जितने भी आपका लंबाई दिया हुआ है, अगर आप उसका हाफ कर देते हैं तो वो उतना साइज का आप न्यूनतम लंबाई अगर समतल दर्पण रखते हैं तो आपका फुल इमेज जो है आपको समतल दर्पण में दिख जाएगा। तो मेरा
2.5 फीट आंसर हो जाएगा। 5 फीट व्यक्ति का उसका आधा करेगा तो 2.5 फीट आ गया। तो उतना साइज 2.5 फीट का अगर आप साइज का अगर समतल दर्पण रखते हैं तो उसमें आपका फुल इमेज दिख जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां नंबर। 31 नंबर में कह रहा है कि जब कोई वस्तु को फोकस दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों कोई भी फोकस पर अगर आप रखिएगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत पर बनेगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां नंबर। 32 नंबर में कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो दोस्तों विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यह मोस्ट VVI है, इसे आप 100% याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां नंबर। 33 नंबर में कह रहा है कि एंड्रोजन क्या है। तो दोस्तों एंड्रोजन क्या है, तो यह एक नर लिंग हार्मोन है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। एंड्रोजन जो है नर लिंग हार्मोन है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां नंबर। 34वां नंबर में कह रहा है कि मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में से कौन है। कहने का मतलब मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह वृक्क। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, वृक्क है जो मानव प्रमुख उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां नंबर। 35वां नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वायु होगा, बर्फ होगा, कांच होगा या हीरा होगा। दोस्तों कहने का मतलब है कि इसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक है। तो आप इसका कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।